खासा नाज़रीन कराम, मुल्क जो भी सूरत हाल है उसमें इलेक्शन करीब नज़र आता है जी। लेकिन उसके साथ ये नज़र आ रहा है कि शायद किसी के गिरद फंदा तंग किए जा रहा है। नए में बयान दे रहे हैं, साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, जाके एक तरह का वादा बाग बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्या होने वाला है? अदालतें भी कुछ हथियार डालती नज़र आती हैं। उन्होंने वो जो मुकदमा उठा रखा था कि सिविल के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चल सकते कि नहीं चल सकते, वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेंडिंग कर दिए। कुछ ऐसे दिखाई देता है कि उनको भी नज़र आता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी मईशत का रुख क्या है। मईशत को ठीक करने के लिए हर जगह आपको आर्मी चीफ बैठे नज़र आते हैं, जिसका मतलब ये है कि गारंटी ये है अगर तमाम जमातें मिलकर कोई मिसाक़ मईशत नहीं करती तो किसी की गारंटी तो होनी चाहिए ना जी। अदालतें तो गारंटी देती नहीं है और शायद गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अदालतों की वजह से बहुत सारे मुआशी मसाइल भी हमारे पैदा हुए हैं इंटरनेशनल तौर पर, इंटरनेशनल सतह पर। तो इसलिए गालबन फ़ौज इसकी गारंटी दे रही है। अगर फ़ौज गारंटर है तो इलेक्शन के हवाले से या आने वाले दिनों के सियासी निज़ाम के हवाले से हम क्या तज़िया कर सकते हैं, क्या अंदाज़ा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर इस हवाले से जबकि ये नज़र आ रहा है कि PTI का इलेक्शन के अंदर उस तरह का कोई किरदार जो कुछ समझा जा रहा था, अफेक्टिव रोल, वॉसर रोल, वो होता दिखाई नहीं देता। शायद टिकट देने वाले तो मौजूद ही ना हो और यहाँ लेने वाले मौजूद ना हो। क्या सूरत हाल बनती है वो एक अलग नक्शा है जिसके बारे में बहुत से लोग गौर कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि कब आते हैं नवाज शरीफ मुल्क में वापस, जो उनसे ज़्यादती हुई है बकौल उनके। और अगर वो वापस आते हैं तो इवन प्लेइंग ग्राउंड जिसे कहते हैं, अगर उनके मुखालफ को एक तरह से पाबंद सलासल कर दिया जाता है और इनको छोड़ दिया जाता है तो क्या इसे इवन प्लेइंग ग्राउंड कहेंगे या क्या कहेंगे? एक बड़े से सवालात हैं जो बार बार उठते हैं। कभी कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पर, कोई जमहूरियत के नाम पर, कभी किसी नाम पर वो सवालात उठाए जाते हैं। वैसे मैं तो कहा करता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर और इंसानी हकूक़ के नाम पर जितने गुनाह सरजद हुए हैं ना, जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं और जितनी खराबियाँ पैदा हुई हैं, शायद ही किसी और चीज़ के नाम पर हो। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट्स भी अच्छी चीज़ है और जमहूरियत तो ज़्यादा, उससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन इनके नाम पर हम जो कुछ करते आए हैं वो अपनी मिसाल आप है। आप जिस हम सूरत हाल में पहुँचा दिए गए हैं, उस वक़्त खित्ते के जो ममालिक हैं वो जमहूरियत का वो तस्वुर तो रखते ही नहीं हैं जो मगरब ने हमें दिया था और हम जिसके फॉलोअर थे। और ख़ास तौर पर अगर मगरब के ज़ेर असर तरक्की करने वाले एशियाई टाइगर जो हैं वो भी जो इस जमहूरियत को लेकर आते हैं, वो चीन का मॉडल ना सही लेकिन वो मॉडल नहीं है जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। मलेशिया का मॉडल देखें, सिंगापुर का मॉडल देखें, जनूबी कोरिया, इन तमाम मुल्क में जैसी जमहूरियतें हैं वो एक और तरह की जमहूरियत है। तो हम किस तरफ जा सकते हैं या जा रहे हैं, अंदाज़े क्या होने चाहिए? हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही सीनियर तजिया नगार जर्नलिस्ट नवीद चौधरी मौजूद हैं जी, वजाहत बरेलवी साहब खुद एक हंगामा, वो साहब हमारे साथ हैं, और नसीम सदीकी साहब बहुत हमारे सीनियर तजिया नगार। ये 3 हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे और कुछ रहनुमाई हासिल करेंगे। नवीद चौधरी साहब, पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ जी, आप बैठे होंगे बड़े आराम से अपने दफ्तर में, ज़रा बताइए इर्द गिर्द का माहौल भी आपके सामने होगा और सब कुछ खबरें आ रही होंगी, टिक आ रही होंगी और हर खबर दूसरी खबर को कंट्राडिक्ट भी करती है, हर तजिया दूसरे तजिए को चैलेंज भी करता है और दुरुस्त तौर पे करता है। ये नहीं कि हम कोई मजाक बना रहे हैं, जैसे एक बात करें दूसरा उसका जवाब देता है और जवाब भी ठीक देता है। आपको क्या नज़र आता है इस वक्त सूरत हाल? बहुत शुक्रिया। देखिए, गैर यकीनी की कैफियत तो है। अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं है और चीजें बहुत क्लियर हैं तो ये हक़ाइक़ के मुनाफी बात। उसकी बुनियादी वजह है कि गैर यकीनी की कैफियत क्यों पैदा हुई। अप्रैल 2022 में देखिए अदम एतमाद के जरिए खत्म की, तो उसके बाद ये एक नया तजर्बा था जिसको आप माजी के किसी तजर्बे से नहीं मिला सकते। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो दानिश्वर भी हैं वो कहते हैं कि इस तरह के तजर्बे बार बार किए गए हैं, ऐसा नहीं था। देखिए, ये जो PTI का तजर्बा था, ये तजर्बा नहीं था, ये पूरा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के जरिए बहुत सारे लोगों ने मुस्तकिल में भी फायदा उठाया और उससे चिपके रहना था। उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी थे, जुडिशरी के लोग भी थे, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, पार्टीज भी थे। तो ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट था। अब जब आप एक प्रोजेक्ट को रोकते हैं तो उसके नतीजे कुछ और होते हैं। जब आप एक तजर्बा
लेकिन मुझे उसके नाम पर किए जाना तजुर्बा गया उसको आप रोल बैक करते हैं, उसके रिजल्ट और हो रहे हैं। आपने 33 साल की गुरुकुल कर दी, वो एक तजुर्बा करके खत्म कर दी। नवाज शरीफ साहब की पहले गुरुकुल कर दी, वो भी इसी तरह से। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर एस्टैब्लिशमेंट ने जनरल मुशर्रफ के दौर में सोचा कि इन सबको फारग करके एक ऐसा तजर्बा किया जाए कि जिससे हाइब्रिड निजाम तश्कील पाए। और वैसे तो हर मामले में उनकी मर्जी चलती है, तो लेकिन उसके नतीजे में सारी पुरानी पार्टियां खत्म की जाए। ये जनरल अहमद शुजा पाशा के बयान ऑन रिकॉर्ड है, साथियों को बुलाकर वो कहते रहे कि माजी वाले सारे खत्म करने हैं हमने, ये नाम लेकर कहा है। वक्त का मैं नाम बनाना नहीं चाहता, बारह सारे। तो जाहिर है उसमें फिर जजों और जनरलों की जो फैमिलीज थी वो भी सियासत में आ गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत भी हमने करनी है, सियासत भी हमने करनी है, और मुल्क भी हमने, वो लोग भी आ गए। तो जिस वक्त इस प्रोजेक्ट के तबाह नताइज बहुत जल्दी सामने आना शुरू हो गए, उसमें ज़ाहिर है जनरल बाजवा बहुत बड़े कसूरवार हैं, बल्कि सजावार हैं। जनरल फैज अमीर हैं, इस तरह जजेस हैं बहुत सारे। अब तक के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी उसी गैंग का हिस्सा है, तो कोई विवाद नहीं है। तो उसमें हो यूं है कि जब तजर्बा नाकाम हो गया और उस प्रोजेक्ट को रोल बैक करने की कोशिश की गई, तो उसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी ग्रुपिंग हो गई। जुडिशरी में भी हमने देखा कि जज जो है वो पहली मरतबा तन के खड़े हुए यही जज हैं, बिल्कुल यही जज जो कर्नल वसीम लियाकत के हर हुक्म को सर आंखों पे लेते थे और उनकी तज़ीम में खड़े हो जाते थे। वो जो खून करते थे अमल दरामद करते थे। फिर हालत ये हुई कि लेफ्टिनेंट जनरल सतह के लोगों ने उनको कहा कि आप आइन के मुताबिक चलें, इन्होंने इनकार कर दिया और एक पार्टी की साइड लेते रहे। तो ये बड़ी जबरदस्त कश्मकश चली नवंबर तक, नवंबर 2022 तक। अब नई आर्मी चीफ आने के बाद फिर नए सिरे से साजिश शुरू हुई। उसमें हमने देखा कि अल्टीमेट 9 मई का एक पहलू ये भी था। जब ये सारे मामला मुकम्मल हो गए तो अब हमें ये नजर आना शुरू हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी शुरू कर दी है। गिरफ्त तो पहले भी थी, लेकिन अब जो चीफ है वो मामला को और नजर से देख रहे हैं। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट जजेस थे वो भी आपस फाइट कर रहे हैं, मीडिया भी पीछे हट गया है, और सोशल मीडिया पर भी बड़ी जल्दी कोई ना कोई क्रैकडाउन होने वाला है इस वाले से। ठीक, यकीनी कैफियत नजर आई है। इसमें कसूरवार कौन है? इसमें इस वक्त कसूरवार हमारे वो अनासर हैं जो इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता थे, और बाद में वो उन्होंने कोशिश की 9 मई तक पूरी कोशिश की, चाहे खूनी इंकलाब के जरिए हमें को मौका मिल जाए। ठीक बात मुजाहिद बेलूच साहब, बात यह है कि ये कहते हैं 9 मई के बाद सूरत बदली है, और शायद हम जमहूरियत की तरफ कुछ बढ़ रहे थे या जा रहे थे, आगे कर रहे थे, या शायद हम कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को पीछे कर रहे थे और डेमोक्रेटिक फोर्सेस आगे आ रही थी, कह रहे हैं हम, यानी ये नहीं कि ऐसा हो रहा था। तो क्या लगता है आपको? अब लोग कहते हैं कि 9 मई के बाद तो नक्शा ही बदला हुआ है बिल्कुल, और आप जो भी आर्गूमेंट देते हैं उस आर्गूमेंट के जवाब में कुछ ना कुछ बात कर दी जाती है। अब वो बसात तो आप लपेट दें जो आपने बचाई हुई थी, वो तो अब नहीं चल सकती। क्या कहेंगे आप? 9 मई का वाक़या अगर सूरत मशरक़ी पैगाम से बड़ा था, इसके मैंने एक नया पाकिस्तान आएगा, नए पाकिस्तान में नए इलेक्शन होंगे, नया भुट्टो आएगा। भाई 9 मई के वाक़े के आगे मीर साहब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका जवाब सीधी बात है। लोग ये कहते हैं ना कि अगर पूरा लाहौर जो था, आप तो लाहौर के लोग हैं, न कोई पुलिस थी, न इदारे, न एजेंसियाँ, न हुकूमत, न फौज, और 8 घंटे तक लोग ऑडियो वीडियो पे हुक्म देते रहे, करते रहे, बाकी पूरे मुल्क में होता रहा। और सब आपके दोस्त जो हैं सबको जो है वो पिकनिक पे ले गए थे, फार्म हाउस पे। हमारे निगरान पंजाब और IG YG सब घर बैठ गए थे, देखते रहे क्या ये चीज बजाई जाती है। खुदा न करे अगर उस वक्त उनके खानदान को लोगों को हो जाता, तो 4 लाशें गिर जाती। अभी ये तो अच्छी बात है कि एक बंदा मरा ही नहीं उसमें। कोई 302 का केस है, कोई भी अभी तक ये नहीं हुआ। आप भी जानते हैं साहब, ऑडियो वीडियो आप जितनी भी कह लें, ट्रांजिट करा लें, अदालतों में ये सबूत नहीं होता। एक्टर नासिर असलम रायत से उसका तो है ही, लेकिन आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, खुलेआम हमला हुआ था, और उसमें वो नहीं माना गया कि जी हमला हुआ था, और वो सब शायद ऐसी टोकन के तौर पर दे दी गई थी। तो ये तो हमारे कानूनी सिस्टम का नक्श हुआ ना। चाहिए अदालतों में सुल्तानी गवाह होता है। अब जैसे आ गए ना आजम खान, अब ये आजम खान अगर बनने जा रहे हैं दूसरे, आपको भला करे मसूद महमूद, एक और ये एक दूसरी बात है। क्या बदल गया? मतलब अगर बदल गया तो इसके मायने इस पार्टी पर 70 दिन हो गए हैं मीर साहब, चार्जशीट लगे, क्रिमिनल में केस चले, उन औरतों को जो उनको बकायदा अब तो 70 दिन में पेश किया जाना चाहिए था। 7,000 से ज्यादा कारकुन पता नहीं कहाँ हैं, 7,000 जेलों में हैं, 102 फौजी अदालतों में हैं। ये सब कई मामूली मजाक बात है।
नहीं तो ये तो मजाक बात नहीं था कि आप कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, आप GHQ में घुस जाएं। वहाँ किसी का, और वहाँ कोई था ही नहीं, कोई नहीं था। अच्छा नहीं था नहीं, आपको ट्रैप किया गया होगा, लेकिन आप इतने बेवकूफ थे कि वहां घुस जाते। ट्रैप ही होते रहे 8 घंटे तक, ट्रैप होते रहे 8 घंटे तक, पूरे शहर को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आपने रहमो करम पे रख दिया इन सब लोगों को। नहीं तो फिर उन्होंने तो बेवकूफ बनाया, तो आप बेवकूफ बन गए, क्या मतलब है इसका? अब ये आपका सवाल आ रहा है ना कि बेवकूफ बनाया, ये बहुत सारे सवाल नहीं, अमूमन यही दिल्ली दी जाती है ना, तो क्या बेवकूफ बन गए सारे वो लोग? पूरे पाकिस्तान में पेशावर से लेकर लाहौर और हर जगह मियांवारी से लेकर अब ये देखा जाएगा, यही तो कहा जाएगा ना कि हर जगह क्यों पूरी छूट दी गई। यहाँ तो आप मीर साहब जिला कोर्ट के आगे मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकते। कभी किसी आपने देखा है किसी उसके जो आप कंटोनमेंट में गुजरते हैं, आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हो सकती है? वहाँ वो लोग खूब 2-4 घंटे घूमते फिरते, बतखों से खेलते रहे, बन कबाब खाते रहे, और किसी का खराज भी नहीं आई जो मकीन जो वहाँ था। ये बताइए कि इतने तमाम जगहों पे कौन सा बंदा मारा गया है, कौन सा शदीद जख्मी अस्पताल लाया गया? नहीं, वो तो अस्पताल में भरे हुए लोग हैं जो जख्मी हुए, ऐसी बात नहीं है। वो मारे गए हैं। जो बात ये है सब, ये सवाल है 9 मई से बदला हुआ पाकिस्तान। अब आप क्या चाहते हैं? आप अगर ये चाहते हैं कि और मैं आपसे आगे चल के और देखें, ये हम दलाल जितने भी दें, लेकिन क्या मुझे बताइएगा, एक और बात भी सुन लें। हाँ। हम कैसे यकीन कर लें कि इसका मैंने ये प्री प्लान था कि 16 मई को जब आपकी असेंबलियां खत्म हो गई थी, 3 महीने बाद निगरान हुकूमत होती है ना, 3 महीने के लिए होता है ना आइन में। वो कहते हैं कि आइन में कहाँ लिखा है कि अगर 47 दिन बाद हम इलेक्शन नहीं कराएं तो क्या करेंगे आप? अब मैं ये भी कहता हूँ कि 6 माह बाद, जब 12 अगस्त के बाद भी अगर इलेक्शन ये नहीं कराएंगे तो आइन में क्या लिखा है, इनके साथ क्या होगा बताइए? यही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये मैं पूछ रहा हूँ कि अब किधर जा रहे हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मतलब हमें यकीन नहीं है कि मतलब 12 अगस्त को भी इलेक्शन हो। वो कहेंगे ये कहाँ लिखा है? जी मैं एक मैं ठीक 14 मई को कह दिया था उन्होंने। मैं दोबारा आता हूँ। आज 7 माह हो गए ना इस बात को। ठीक बात नसीम सिद्दीकी साहब, 9 माह हो जाए, 1 साल हो जाए। एक मिनट नसीम सिद्दीकी साहब से पूछता हूँ। सिद्दीकी साहब, आपकी राय भी मुझे अंदाजा है, आप क्या कहते हैं, जा किधर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये बात गलत हुई, ये बात सही हुई, इस बात का ये जवाब है, इस बात का वो जवाब है। मैं ये पूछता हूँ, एक सारी सिचुएशन में हम जा किधर रहे हैं? जो बात मैंने नवीद चौधरी साहब से पूछी थी, उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल एक ऐसी सूरत-ए-हाल में हैं कि बिल्कुल कन्फ्यूज, गोया हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और किसी को मालूम नहीं कि अगला लक्ष्य क्या होगा। सजाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। वो इंग्लिश में कहते हैं ना डाउन द ड्रेन, तो बेसिकली तो हम डाउन द ड्रेन जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान से तमाम लोगों को मोहब्बत है, अपनी अफवाज पाकिस्तान से तमाम लोगों को मोहब्बत है। अगर कोई नफरत के काबिल है तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ सियासतदान ही रह गए हैं, क्योंकि सियासतदानों से सबसे ज्यादा नफरत भी की जाती है और उनका जो काम करने वाला है वो काम उनको करने नहीं दिया जाता। मैं अगर बहुत ज्यादा तारीख में ना जाऊं, जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी, अगर बचपन में स्कूल लाइफ में मैंने जिस तरह देखा कि अपना जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जितने पॉपुलर थे और पॉपुलर फैसले भी कर रहे थे, पाकिस्तान में जमहूरियत पनप रही थी। उसके बाद जो 77 में हुआ, ठीक है सियासतदानों की आपस की लड़ाई थी, अगर उनको लड़ने दिया जाता और वो खुद कोई उसका हल निकाल लेते तो वो बेहतर होता। उसकी वजह से पाकिस्तान जितना पीछे गया, हीरोइन कल्चर आया या पिकलेशन कल्चर आया, जमहूरियत तबाह होकर रह गई। फिर उसके बाद आपने देखा कि 90 की दिहाई में जिस तरह धींगा मुश्ती होती रही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, लेकिन चलो वो फिर भी जमहूरी हदों को अबूर नहीं कर रहे थे, आपस में उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसके नतीजे में 1999 का मार्शल लॉ लगा और उसने शायद सियासतदानों को मजीद अकल दी और तजुर्बा भी दिया, क्योंकि आप सियासतदान को पाकिस्तान में मौका ही नहीं मिल रहा, लेकिन मौका मिला तो जो 2 पार्टियां बड़ी दुश्मन थी आपस में, उन्होंने लंदन में मिसाके जमहूरियत किया और जब वापस उनकी गवर्नमेंट आई 2008 में पीपल्स पार्टी की और 2013 में नवाज शरीफ की, तो हमने देखा कि कई मामलात पे उन लोगों ने जो मिसाके जमहूरियत में तय किए थे उसके ऊपर अमल जारी रहा। अभी कहा जा रहा था कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। देखिए, इस मुल्क में प्रोजेक्ट ही लॉन्च हुए, कोई नया लॉन्च नहीं हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो थे वो अयूब साहब की काबीना में मौजूद थे, फिर वहां से निकल के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिलानी साहब के साथ लॉन्च किया गया। अब वो प्रोजेक्ट नहीं था तो वो क्या था? सियासत में दिलचस्पी ली और वो भी किसी ना किसी तरीके से कंधों पे बैठ के आ गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली। जिस तरह मवाजना किया जाता है
अपना अदवार का, तो मेरे ख्याल से अगर हम बाइस ना हो और देखें कि जो भी परफॉर्मेंस थी, बहुत सारी गलतियां पीटीआई की गवर्नमेंट जरूर कर रही थी क्योंकि उनकी पहली दफा गवर्नमेंट थी, लेकिन जिस तरह हम साफी है, सारा दिन खाक छानते फिरते हैं, तो पीटीआई के दौर में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन शुरू हो गई थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी, रिकॉर्ड टेक्सटाइल मिल में मुलाजमतें मिल रही थी। आखिरी साल वो उसकी और वजूह है, विषयदान उसकी और वजूह बयान करते हैं, वरना आपके पहले साल आपका माइनस में गई थी इकोनॉमी। मीर साहब देखे, वजूह तो हर कोई अपनी पसंद और नापसंद से बयान करेगा ना, हम तो नहीं प्रोफेशनली बयान करेंगे, प्रोफेशनली बयान करेंगे। दौर की बात करें ना, कि उस दौर में कोविड भी आया, लेकिन उस मईशत को जो है वो कम से कम संभाला मिला, और आखिरी वक्तों में आके ये सब चीजें, ये फिगर्स शो कर रही, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, फिगर्स शो कर रही कि बहुत अच्छे हाथ थे, पेट्रोल 150 का था। चलिए ठीक, मैं दोबारा इस पे आता हूँ। ये दलाइल तो वो जो हम देते रहते हैं, डॉलर इतने का था, डॉलर इतने का हो गया, ये तो हो रहा था। वो कहते हैं कर्जे इतने थे, इन्होंने इतने कर दिए। वो कहते हैं मईशत को दुनिया की 24वीं मईशत छोड़ के गए थे, इन्होंने 47वीं कर दी। इन बहसों से हमें ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, हम किधर जा रहे हैं, कौन हमें कंट्रोल करेगा, कौन हमें किधर लेके जाएगा, जमहूरियत का क्या बनेगा। 9 मई से मेरा ताल्लुक ये नहीं है कि 9 मई दुरुस्त था, गलत था, घेरा गया कि क्या हुआ। मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि उसके बाद जो मुल्क के हालात होने जा रहे हैं वो हमें कितना सूट करते हैं, कितना सूट नहीं करते, या हम किस तरफ किस रुख पर जाने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इशारा मैंने किया कि कल से तो कोर्ट का भी एक मिजाज और रवैया बदला हुआ है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, सवाल तो ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो किस तरह के हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो क्या सिस्टम पॉसिबल हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने वादे किए हैं आलमी सतह पर, उसका गारंटर कौन है। सचमुच अगर फ़ौज है तो फ़ौज इस सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए अपने लिए क्या किरदार जो है वो इख्तियार करेगी, या अपने लिए क्या किरदार वक्फ करेगी, और उस किरदार का हमारे पूरे पोलिटिकल सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। नवीद चौधरी साहब क्या कहते हैं आपसे? देखिए, आलमी बरादरी की जानिब से जो मुतालबात पाकिस्तान से किए जा रहे थे पिछले 1-1.5 साल में, वो यही थे कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। और उसके लिए हमने देखा कि अमेरिकन अरकान कांग्रेस तो खुलकर आए पीटीआई की हिमायत में, लॉबिंग भी की, डेविड फेंटन को लिया इमरान खान साहब ने, पहले सैफर का मामला उछाला, पाकिस्तान के मफादात को खतरे में डाला। मैं 2-3 सिर्फ सवाल मईशत के बारे में बताता चलूं। कोविड के दौरान बांग्लादेश और इंडिया की सारी फैक्ट्रियां बंद थी, हमारी टेक्सटाइल चल बड़ी अच्छी बात है। $3 अरब की इमदाद जो आई थी वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे दी गई कार्टल्स को, और उसके बाद क्या हुआ कि $1.5 अरब वर्ल्ड बैंक आया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उन $3 अरब में से 396 अरब रुपए अब तक वाजिब अदा है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चीख रही है कि भाई हमें नाम ही बता दो, कोई नाम बताने को तैयार नहीं। तो ये तो कार्टल्स की ताकत का आलम उस वक्त और अब तक था। एक दूसरा मामला आ गया कि सफारती सतह पर आप दुनिया में मुकम्मल तौर पर तनहा थे। आप मोदी को फोन करते थे, वो उठाता नहीं था, जो बाइडेन आपको कहता नहीं था। चीन आपसे नाराज था, अमेरिका आपसे नाराज था, अमारात आपसे नाराज था, सऊदी अरब आपसे नाराज था, चलते तैयारे में से आपको उतार लिया, सीबैक आपने रोक दिया। क्या कौन सा था, और ये प्रोजेक्ट था। तजर्बा ये होता है कि एक पार्टी को उठाया, कुछ और ग्रुपों को साथ मिलाया, चलाया। तजर्बा ये होता है कि फैसला किया सारी पार्टियां खत्म करनी है, बिकॉज पार्टी को भी खत्म ही करना था। आप इस बात को बिल्कुल रिकॉर्ड पे रखें कि अगर 2009 में मौलाना फजल रहमान आजादी मार्च ना करते तो सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी खत्म थी। सराज दुरानी को गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि वो आजाद ग्रुप बनाए, और उसके बाद साथ में जीडीए मिले, एमके मिले, पीटीआई मिले, और सिंध में भी सफाया। खैर वो एक सियासी बात। देखें, वो आलमी बरादरी पाकिस्तान की फौज को ये कह रही है एस्टैब्लिशमेंट को कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। जो दरअसल के जरिए जब तालिबान का मामला इतना बढ़ा कि हमें लगा कि बारगला की पहाड़ियां किसी को क्रॉस करके घुसाएंगे और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। जब ऑपरेशन ज़रब शुरू किया गया तो काबू कर लिया हमने। मुतालबा जो चीन की तरफ से भी आया, जो अमेरिका की तरफ से भी आया, जो यूरोपियन यूनियन ने भी किया, वो यही था कि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करें। वो कह रहे हैं कि कोई लोग अबव द लॉ हैं या समझे जा रहे हैं, या इदारों के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं जो कुछ हमारी अदालतों ने किया है। मैं कहता हूं कि बेशर्मी छोटा लफ्ज है। सास की ऑडियो पकड़ी जा रही है, वो कह रही है कि मार्शल नजीर में जलसे में थी, चीफ साहब वहीं बैठे हुए हैं, और
बाजवा बता रहा है कि मैंने जजों से फैसले लिखवाए हैं, वो वहीं बैठे हुए निगरान जज समेत। ये कौन सी है? नहीं कि मेरा मतलब है ये कोई जुडिशरी है? काजी फायरी साहब को उठाने के लिए जजों ने क्या नहीं किया? मतलब आप अंदाजा लगाएं। और मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने, फिर IMF ने किस रखवाने के लिए कहां तक नहीं गई PTI और उसके सरपरस्त थे। ठीक बात। मामला ये है पाकिस्तानी फौज से पूरी दुनिया को पता है कि फौज पाकिस्तान चलाती है। फौज से उनका मुतालबा है कि भाई हमें नहीं पता है क्या तरीका है। हाँ वो अदली हो रहा है, हाँ आपकी अपनी समझ में हो रहा है। ठीक, मैं आता हूँ। अच्छा सिम साहब, आप बताइएगा, शायद मुजाहिद बेलवी साहब जो हैं वो बरेली तक गए हैं, ज़रा अभी आ जाते हैं वापस। जी, ये सारी सूरत उन्होंने बयान की है, ये मसला ये नहीं है कि हम क्या होना चाहिए या राइट क्या है रॉन्ग क्या है, मसला ये कि हम जा किस तरफ रहे हैं, और वो रास्ता कोई हमें जो दिखाई देता है वो आइडियल नहीं है, जिसे हम आइडियल डेमोक्रेसी कहते हैं, या बहुत सी चीज़ों में हमारे कुछ ख्वाब हैं, उन ख्वाबों से कुछ हटके नज़र आता है। क्या कहते हैं आप इसमें? मीर साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हम लोग हमेशा इसके बीच में पड़े रहते हैं कि उस जज ने क्या कह दिया, उसकी सास ने क्या कह दिया, फला ने क्या कह दिया। बात यह कि हमारे मुल्क में इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। जब तक इदारे अपने हदूद में नहीं रहेंगे तब तक मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। जो कहते हैं ना, जो काम जिसका है उसी को साजे। अगर सियासतदान को उसका काम करने दिया जाए, इदारों को उसका काम करने दिया जाए, किसी इदारे के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जिस तरह कहा जाता है कि PTI के दौर में इदारों के ऊपर दबाव डाल के अपोजिशन को जो है वो अपने कैद में डाला, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो हम अपने अपने इदारे को लेके आगे चलना चाहिए। करप्शन खत्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम एक की तो मिसाल दे देते हैं, लेकिन हम वो दौर भूल जाते हैं जब जजों को फोन करके पहजंदा हवाला दे के फैसले कराए जाने सर, वो उस तरह भी नहीं होना चाहिए था। और इस मुल्क में करप्शन कितनी ज्यादा है, लेकिन क्या होता है कि एक दौर आता है अरबों रुपए की करप्शन जाहिर होती है, मीडिया ट्रायल होता है, लेकिन उसका फैसला कोई नहीं आता। तो जब तक हमारी जुडिशरी बेहतर तरीके से फैसले नहीं करने सकेगी, जब तक सजा और जजा का अमल नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। अभी मैं टीवी के ऊपर ही देख रहा था कि जैसे पंजाब में निगरान गवर्नमेंट है और बड़े बुलंदो बाग उनके दावे हैं, लेकिन अभी सर्विसेज हॉस्पिटल से एक वीडियो आई है कि ऑपरेशन के दरमियान जनरेटर भी बंद हो गया। लोड शेडिंग तो हो ही रही थी, जनरेटर बंद हो गया और बताया गया कि उसका तेल खत्म हो गया है, जबकि पास में जो VIP ब्लॉक था उसके जनरेटर की आवाज आ रही थी। तो गरीब के साथ ये जो बुरा जुल्म है इस मुल्क के अंदर, ये कब खत्म होगा? इसको खत्म होना पड़ेगा। हमारी अदालतों को अपना काम करना पड़ेगा। जो भी इदारे हैं, जैसे आप हर अदारे को अपनी हदूद में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाना पड़ेंगी। बिल्कुल दुरुस्त माने। मुजाहिद बेलवी साहब मेरा ख्याल आ गए हैं दोबारा लाइन पे। जी मुजाहिद बेलवी साहब, क्या कहेंगे आप? अगर आपने ये गुफ्तगू सुनी है, इसके कॉन्टेक्स्ट पे क्या कहेंगे? रास्ता क्या है? जिसके साथ ही नहीं दावा किया कि एक जो हमारा चेहरा देखने का आया था कि भिखारी आ गए, कि पंजाब गवर्नमेंट ने कल ही गालिबन जो ब्रेकिंग न्यूज हुई है 3 अरब 41 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी गई हैं अमीर आपके दोस्त ने, हुकूमत ने। ये भी दावा कर देते ना, गरीब का हाल तो बता दिया। वो आपका भी दोस्त है। चौधरी साहब के भी है ना? हाँ जी बिल्कुल। नबी चौधरी साहब के भी। आप पता नहीं किस चौधरी साहब के हैं दोनों में से। रिश्तेदारी तो एक तरह की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो छोड़िए, वही मैं कह रहा था कि यानी हमारे और आपके दोस्त रज़ा रब्बानी ने, और यानी लोग हंसते होंगे जब भिखारी के और वो फारूक नाइक ने मिलकर, दोनों चेयरमैन सेनेटरों ने ये कहा था कि ताहयात उन्हें 12 मुलाजिम मिलेंगे, 6 गार्ड भी होंगे, ताहयात हाई टिकट मिलेंगे, ताहयात खर्चे मिलेगा, ताहयात बीवियों बेवाओं तक को जो है उनका मेडिकल अलाउंस मिलेगा, सदियों रहाइश होगी। यानी कोई ये तो आप देखिए कि आपके हुक्मरान और अशराफिया इतने ताकतवर हैं, ना कोई की पकड़ है। और इसीलिए ये जो नया बना है ना सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों का, और और इस वक्त जो है मेरे ख्याल में मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मेरा पूरा बैकग्राउंड वाज़ेह है 3 साल तक, ठीक है, ये तहरीक इंसाफ से। लेकिन अगर आप इस तरह इलेक्शन कराएंगे हाथ पैर बांध के, और केसेस का तो आपको पता ही है हमारे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो कैसे इलेक्शन? मैंने आपसे कहा कि आप ये बताइए कि 14 मई को जब 3 महीने गवर्नमेंट खत्म हो गई और इलेक्शन नहीं हुए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता रहा, इवन 2 दिन पहले तक ही आया था ना, आपको याद होगा कि इवन इंतखाबी निशान देना था,
उन्होंने कह दिया उसने कि जनाब हमारे पास तो पैसे नहीं है। वो आप बजाय साहब ठीक कह रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट का वकार भी तो खराब हुआ है ना। वो तो हुआ नहीं, वो तो वकार तो छोड़िए, लेकिन उस वक्त आके वजारत दिफा ने कहा, पार्लियामेंट ने कहा नहीं, उन्होंने कहा एक ही दिन इलेक्शन होंगे। और आइन में कहाँ लिखा है कि अगर हम 45 दिन में इलेक्शन नहीं कराएं तो फिर हमारे साथ क्या होगा? कहीं लिखा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 12 अगस्त को अगर असम्बलियां डिसॉल्व हो गई, ये निगरान हुकूमत पंजाब में तो कंटिन्यू करेंगे ना उसके दो की, ये अगर अगले 30 दिन 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे, जिस तरह के लगता है कि गैर मामूली अनरेस्ट है पॉलिटिकल। मैंने कहा कि ठीक है, ठीक अब आपने डेफिनेट बात की है बिल्कुल, कि अगर ये इलेक्शन नहीं कराते सही वक्त पर तो एक गैर मामूली अनरेस्ट होगा पाकिस्तान, गैर मामूली अदम इस्तेहकाम होगा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, और आइन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। शायद ये भी आप कहना चाहते होंगे, मेरा ख्याल है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम इस मसले पर पहुँचे हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए वक्त पर तो पाकिस्तान में एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं आया, और शायद हमारे लिए मामलात को सुधारना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इसके बाद जो सूरत हाल पैदा होने वाली है उसमें मईशत का इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, और मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक मिसाक मईशत होना चाहिए था जो सियासी पार्टियाँ नहीं कर पाई। बहुत से मामले आए थे, बहुत से मसले आए थे। मसलन अभी कुछ जमातों ने ये इंकशाफ किया है कि 4 मौके ऐसे आए थे कि जब इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन एक पार्टी के सरबराह ने इनकार कर दिया, बल्कि कहा गया कि उनकी 3 शराइत मान ली गई, चौथी शर्त का मानना मुश्किल था। वो शर्त ये थी कि आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी का होगा, ये मानी नहीं गई। इलेक्शन की बजाय वो दूसरे मसलों में उलझे हुए थे। खैर ये तो एक पुरानी बहस है, लेकिन अब मसला ये है कि अगर यही मसला है कि वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो क्या सूरत हाल पैदा होगी। इस पर मुजाहिद बेली साहब, आप ही ने ये बहस छेड़ी है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या नक्शा दिखाई देता फिर आपको मुल्क के अंदर? इन्हें फर्क क्या पड़ता है ये अगर नहीं कराते? जैसे मैंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल में 114 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब मौजूदा, उन्होंने तो कह दिया, अभी तक यही बहस है कि ये बालादर पार्लियामेंट ने कह दिया, आइन में तरमीम कर ली, वो तो जजों का तकर्रुर भी खुद करेंगे कि साहब चीफ जस्टिस को हक ही नहीं है कहने का। फिर कौन आएगा? इलेक्शन कमीशन जितना आपके यहाँ सॉरी से कमजोर पपेट है कि वो बेचारा मांग रहा था कि हमें 1.1 अरब रुपए दे दो, उन्होंने ना वो पोलिंग वो मिले, पोलिंग अफसर मिले, ना उन्हें 1 अरब रुपया मिला, ना उन्हें सिक्योरिटी गार्ड मिले, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे कराएगा? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, वो तो एक दो जजों ने जो सवाल भी उठा लिया था कि असेंबलियां ठीक तोड़ी गई हैं, और उससे ज्यादा वो एक और आपके बहुत ही हमारे, चले मैं भी कह लेता हूँ, याद है कि हम भी साथ गए थे आखिरी बार हमारे मोहतरम नवाज शरीफ की वापसी। कुछ लोग कहते हैं वो मशरूत है, और वो मशरूत इसलिए है कि 2-3 सबब हैं। एक विद इन द पार्टी, एक मियाँ साहब कई बार इस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए हैं, ये देखना है कि नया सेटअप आएगा वो किसके पर होगा, और अगर मियाँ साहब, और हर सूरत में मियाँ साहब दुबई से तक तो आ गए, भाई की हुकूमत थी, कराची नहीं आए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि मियाँ साहब से वाबस्ता मशरूत है इलेक्शन का होना। मियाँ साहब अगर 13 अगस्त को नहीं आते और इलेक्शन के डेट के दिन, तो सॉरी टू से मैं यकीन से कह सकता हूँ इलेक्शन नहीं होने जा रहे। अच्छा, ठीक बात है जी। नवीद चौधरी साहब, लास्ट वर्ड्स क्या होंगे आपके? अब बहस को हम कंक्लूड करते हैं आपकी गुफ्तगू पर। जी, मुजाहिद बरेलवी साहब ने जो बात कही है वही मेरा तज्जिया है कि अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे तो ये इस बात की बहुत बड़ी अलामत होगी कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होने जा रहे। मेरा भी ये अंदाजा है, और वो एक सियासी पहलू उसका जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहना वज़ीर दिफा की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जब तक बंदियाल है वो नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ी कमजोरी की अलामत है। लीडर तो मैदान में रहकर मुकाबला करते हैं, और अगर कोई सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हरकत करे, चाहे वो जज ही हो, जर्नैल हो, तो उसका सामना करते हैं। बाहर बहुत देर होगी उनको रहते हुए। खैर ये एक पहलू है। अगर आप कहेंगे कि इससे अदम इस्तेहकाम आएगा इलेक्शन ना होने से बर वक्त, मेरा जाती ख्याल है नहीं आएगा। देखिए, मैं बहुत बड़ा डेमोक्रेट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट हूँ, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मुझे लोग कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो नहीं है। वो चाहते हैं अपने आजमूदा जज और जर्नल फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनरल फैज अली जैसे, बाजवा जैसे,
गुजार जैसे, खोसा जैसे या बंदयाल साहब जैसे। लड़ाई ये है, उनको तो हम आजमा चुके हैं, हम नए को मौका क्यों ना दें। तो अब ताकत का इस्तेमाल होगा, एस्टैब्लिशमेंट ताकत इस्तेमाल करेगी। उसके नतीजे में क्या होगा कि बाकी जो पार्टीज हैं वो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होगा कि अगर बरवक्त इलेक्शन ना हुए तो वो रेजिस्ट करना शुरू कर दें, वो खामोश होगी, ये खामोशी भी सपोर्ट होगी। तो इससे मुल्क के अंदर इससे काम पैदा होगा। मैं नहीं समझता कि अगर इलेक्शन अप्रैल तक चले गए या मार्च तक चले गए, फरवरी मार्च तक जा सकते हैं, तो उससे मुल्क में कोई अदम इस्तेहकाम आएगा, बल्कि उससे इस्तेहकाम पैदा होगा। ठीक है, मेरा ख्याल मसला ये पैदा हो गया कि इलेक्शन तो होते दिखाई देते हैं, शायद जल्दी हो जाए या लेट हो जाए, शायद नवंबर में ना हो, अप्रैल में हो जाए या कुछ दिनों में हो जाए। शायद इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इलेक्शन उन्हें फरवरी तक तो हर सूरत कराना पड़ेंगे, क्योंकि मार्च में उनको सेनेट का इलेक्शन कराना होगा और सेनेट के इलेक्शन के लिए असेंबलियों का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कह लीजिए, अगर ये छोटा सा 2-4 महीने का आगे पीछे की बात है तो और मसला है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी को एक लंबे अरसे के लिए मुअत्तल किया जा रहा है, अभी हेल्ड इन अबेंस का ही लफ्ज़ भी हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो तोड़ेगा उसकी सज़ा मौत होगी। उन्होंने कहा ठीक है, जो तोड़ेगा उसकी सज़ा मौत होगी, हमने तो इसको बस तो मुअत्तल किया है, तोड़ा तो है ही नहीं। तो बहुत से हीले बहाने भी निकल सकते हैं, लेकिन हमें दुआ करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो निज़ाम, पाकिस्तान का जो आइन चल रहा है, जैसा भी है, उसमें जितनी भी खराबियाँ हैं, जितनी भी कोताहियाँ हैं, वो चलता रहे और हमारा ये जमहूरी ढांचा जो है अपनी तमाम कोताहियों के बावजूद एक ऐसा रास्ता तलाश कर ले जो मुल्क की बेहतरी के लिए और बका के लिए दुरुस्त रास्ता हो। ज़रूरत है इस बात की कि बहुत चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इस जमहूरी निज़ाम के अंदर रह कर भी निकाला जा सकता है। दुआ करें कि हम ऐसा कर सकें और पाकिस्तान सही मानों पर जमहूरी और माशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल कर सके। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।